हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और हम लोग हमारा भारत का भूगोल है उसके कुछ सिद्धांतों पर हम लोग बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक लेक्चर हमारा इसमें हो चुका है, सेकंड लेक्चर आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जितना हमने कल पढ़ा है उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए आप अच्छे से, ठीक है? और इसी में हम लोग आपका इन सबको गौर करके देखेंगे और बात करेंगे कि क्या था आपका पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसे हमने इसमें आपकी त्रिज्या वगैरह इन सब की हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपका बात कर ली थी। इन सभी को हम लोग इसमें जितना भी आपका कुछ स्रोत थे जो आपके पृथ्वी के जो आंतरिक स्थिति को बताने में, या कह सकते हैं पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन करने के लिए हमने दो प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया। एक स्रोत था प्रत्यक्ष स्रोत, यानी जिन्हें हम सीधे रूप से देख सकते हैं, बात कर सकते, मतलब जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक था अप्रत्यक्ष। तो पहले अगर प्रत्यक्ष की बात करें तो जैसे हमने आप देखिए कि जो आपकी चट्टानें होती हैं, खनन क्षेत्र से अगर कुछ हमको मिल जाए, जैसे अफ्रीका में सोने की खान है, वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहरी हैं सोने की खानें। उनको अगर आप देखोगे तो आप कहेंगे कि गहराई में जाने पर ताप और दाब आपका बढ़ने लगता है, यानी कि जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे टेम्परेचर और आपका प्रेशर दोनों आपके बढ़ने लगेंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे हमने क्या बोलते हैं, कुछ हमने ऐसे ड्रिलिंग की हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चलाए हैं जिससे कि हमको पृथ्वी के आंतरिक स्थिति के विषय में हम लोग पता कर सकें। और अभी तक केवल हम लोग 12 किलोमीटर ही पृथ्वी के अंदर तक जा चुके हैं। और हमने क्या किया था, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था। और इसमें हम लोगों ने अटलांटिक महासागर में कोला एरिया है, कोला क्षेत्र है, उसमें हमने सबसे पहले यहाँ 12 किलोमीटर तक ड्रिल की थी। ड्रिल का मतलब है नीचे हमने छेद करने की कोशिश की और 12 किलोमीटर तक हम लोग सक्सेसफुल भी रहे। जैसे हमने यहाँ 12 किलोमीटर तक हम लोगों ने गहराई में गए तो हमको यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। और केवल हमने इनका ऐसा नहीं केवल यही छोड़ दिया, हमने इनमें बहुत सारे विश्लेषण हमने किए। और ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है हमें उसमें बहुत कुछ आपका प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी का उद्गार होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो अंदर से पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं, ठीक? जब वो बाहर आ जाते हैं तो आप उनको देख सकते हैं कि कैसे, क्या उनकी स्थिति है, किस तरह से है, ठीक? आप इसको महसूस करेंगे। इसके बाद है अप्रत्यक्ष स्रोत। कैसा है अप्रत्यक्ष स्रोत? तो इस अप्रत्यक्ष स्रोत को आप अगर गौर करके देखेंगे तो आपको सामने आएगा कि पदार्थ के जो गुण धर्म हैं कैसे हैं, इंटरनल है। अब देखिए जैसे कि हमने बात की थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का दूसरा जो इनडायरेक्ट स्रोत है वो हमारे हैं आकाशीय उल्कापिंड, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के समान जैसे हैं। क्योंकि ये अगर टूटे हैं तो जिस प्रक्रिया से शायद पृथ्वी अलग हुई होगी उसी प्रक्रिया से ये भी, तो हम ऐसा अजम्पशन करते हैं, ऐसा मानते हैं कि लगभग जिस तरह के उल्कापिंड हैं उसी तरह की कैसी होगी हमारी अर्थ होगी। तो हम सब क्या करते हैं, इसी तरह से इन चीजों का अध्ययन करते हैं, और इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो हमने कल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को देखा, ठीक है? इतना हम लोग इसमें पढ़ चुके थे। हमने बात भी की थी कि क्या स्थिति है और कैसे हमने बताया कि मैग्नेटिक फोर्स में क्या अंतर है, कि ध्रुवों पर ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल वो आपका कम होता है। इसकी क्या स्थिति है, क्यों आखिर में ये बना हुआ है, इन सभी पर हम लोग आपका बहुत अच्छे से हम लोग इन पर अपना बात भी करेंगे कि क्या स्थिति है, किस तरह से ये सारी चीजें आपका बनी हुई। क्लियर है? चलिए तो इनको एक बार आप गौर करके बहुत अच्छे से आपका देख लीजिए, ठीक? इतना देख लिया आप लोगों ने? इसके बाद बात करते हैं भूकंप की।
कि भूकंप के आधार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उनके बारे में हम लोग एक चित्र जो है आपका प्रस्तुत कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, एक दूसरे से बड़ी अलग है। ठीक। अब जैसे हमने पृथ्वी को तीन परतों में डिवाइड किया है। जैसे हमने ऊपर को कह दिया भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, क्रस्ट से नीचे हमने बोल दिया मेंटल, और मेंटल से नीचे बोल दिया कोर। तो हमने मोटे मोटे तौर पर पृथ्वी को तीन परतों में बांटा है, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर, यानी कि भूपर्पटी, ठीक, मेंटल और कोर। ठीक, ये ही आपको देखना है। फिर इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग कर दिया, जैसे ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर, निचली कोर। तो इस तरह से भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ बीच में ऐसा संक्रमण जोन है जहां पर आप देखेंगे कि ऊपर से कुछ मेंटल का भाग है और कुछ नीचे से आपका जो भूपर्पटी है, जो हमारी क्रस्ट है, उसका भाग है। और आपको पता होगा कि भूपर्पटी के नीचे और मेंटल के ऊपर एक मंडल है जिसको हम कहते हैं एथनोस्फेयर, जिसको हमने हिंदी में नाम दिया है दुर्बल मंडल। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दुर्बल मंडल क्या है और कैसे वहां से ज्वालामुखी का उद्गम होता है, इसी को हम लोग देखेंगे। क्या ज्वालामुखी हजारों किलोमीटर नीचे से आती है या फिर कहीं ऊपर से ही निकलती है 10-20 किलोमीटर से? तो इसके विषय में कोई हमारे पास आपका प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, और जितना भी हमारे पास स्टडी है वो सब अनुमानित आधार पर हम लोग ये सब स्टडी करते हैं। क्लियर है? आइए अगर हम लोग भूकंप की बात करें और भूकंप की स्टडी को देखें, ठीक, इसी पर ही अध्ययन करें, ठीक, और इसी की बात करें तो हमें इसमें बहुत सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, आपका साफ हो जाएंगी। कह रहे हैं कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों को संपूर्ण चित्रित विस्तृत करता है। कह रहे हैं जो पृथ्वी का जो भूकंपीय तरंगे हैं, ठीक, ये क्या करती हैं, पृथ्वी का जो आंतरिक परत है उनको बड़े स्पष्ट रूप से बताती हैं, दिखाती हैं, कैसी स्थिति है, इन सब के विषय में बात करती है। पृथ्वी की कंपन एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। कैसी होती है? सभी दिशाओं में लाकर आपका भूकंप लाती है। ठीक, ये आपको देखना है। तो पी तरंगे, एस तरंगे और धरातलीय, इनको कहीं कहीं एल भी बोलते हैं, लैंगिट्यूडनल वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव, कहीं ने पी को प्राइमरी बोल देते हैं, प्राथमिक, एस फॉर सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। और जो धरातलीय तरंगे हैं इसको कितनी बार आपका तृतीयक तरंगों का भी जो नाम है वो आपका रखा जाता है, या कह सकते हैं कि इनको हम लोग आपका तृतीयक जो तरंगे हैं उनके अंतर्गत आपका शामिल जो है हम उनको कर देते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। चलिए, अब हम कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कंपन क्यों होता है, कि अगर अर्थ है तो अर्थ पर आखिर में कंपन क्यों है। आप देखते होंगे जब भी कोई भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो पृथ्वी पर बहुत बार बीच में से खाई पड़ जाती है, कंपन आने लगता है, जन धन की हानि होती है, मकान इत्यादि टूट जाते हैं, सड़क टूट जाती हैं, बिजली, ट्रांसपोर्ट, ना जाने कितनी सारी ऐसी हमको परेशानी आपकी झेलनी पड़ती। तो आखिरकार पृथ्वी पर कंपन होता ही क्यों है? जबकि पृथ्वी तो अपने आप में बहुत वजन लिए हुए, तो कंपन तो लाजमी नहीं है। लेकिन ऐसा भी क्या है जो पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख सकता है, वो कितना बड़ा शक्तिशाली होगा इससे, इस पर थोड़ा सा हम लोग आपका देख रहे हैं। आइए बात करते हैं। प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की सैलों के गहन दरारें भी भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ सैल विपरीत दिशा में करती है, यहाँ तक कि सैल खंड दबाव उठाते हैं। उनके आसपास का घर्षण उनके परस्पर बंधे रहते हैं। उनमें भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण समय पर घर्षण का प्रभाव कम होता है। कैसा प्रवृत्ति है? अलग होने का। और क्या होता है? जो उनमें घर्षण है, वो घर्षण को कम होने की जो प्रवृत्ति है, जो स्थिति है, वो हमें बड़ी साफ साफ और बड़ी स्पष्ट रूप से हमको जो है दिखाई देने लगती है। ठीक, कह रहे हैं जिसके परिमाण स्वरूप सैल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत सरक जाता है।
अब जो सेल है, सेल खंड का मतलब इसको प्लेट से है। अब कैसे हो गया? एक दूसरे के विपरीत खिसक गए। विपरीत का मतलब है कि एक जो है, एक खिसका इस साइड में और दूसरा खिसका इस साइड में। तो प्लेट तो एक ही थी लेकिन दोनों का मूवमेंट हो गया। अब जब आपका मूवमेंट हुआ तो अगर कोई खिसकाव होगा, अगर तीव्र गति से होगा तो उसका हमको भूकंपीय तरंग मतलब भूकंप की स्थिति हमको ज्यादा सुनाई देगी, मतलब उसको महसूस हम ज्यादा करेंगे। और अगर धीरे धीरे होगा तो शायद हमको पता भी ना चले, क्योंकि बहुत सारे भूकंप पृथ्वी के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर आते ही नहीं है। कितनी बार आप देखते हैं कि किसी और को भूकंप महसूस होता ही नहीं है, केवल आपका पंखा टीवी हिलने लगता है, टेबल पर रखा जग या गिलास आपका हिलने लगता है। ठीक, तो बहुत बार ऐसी कंडीशन भी हम लोगों को देखने के लिए बच्चों मिल जाती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके परिमाण स्वरूप ऊर्जा निकलती है। जब आपकी कोई सेल या कोई प्लेट या कोई खंड एक दूसरे की तरफ आपका विपरीत होता है तो नीचे से क्या निकलती है? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी जो है वो आपका निकलती है, और तरंगे इसके सभी दिशाओं में गति करती हैं। अब ऊर्जा निकलेगी तो हर दिशा में जाएगी, केवल आप ये नहीं कह सकते कि जिस दिशा में प्लेट गति कर रही है उसी दिशा में जाएगा। नहीं नहीं, वो हर तरफ आपका क्या बोलते हैं, मूवमेंट करने के लिए फ्री है। वो किसी भी दिशा में आपका जो है अपनी मर्जी से वो मूवमेंट जो है कर सकती है। जब वो मूवमेंट अपनी मर्जी से कर सकती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग हो जाएंगी, बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाएंगी। और कह रहे हैं कि ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गति करती हैं। वह स्थान जहां ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस कहलाता है। ठीक, अब केंद्र मतलब अब केंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। धरातल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपता है। ठीक, और एपिसेंटर यानी कि जो अधिकेंद्र है। अधिकेंद्र मतलब, अधिकेंद्र का मतलब है जहां पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों को महसूस किया गया है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर, यानी कि जहां पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले महसूस किया है। अधिकेंद्र पर सबसे अधिक महसूस किया गया है, और अधिकेंद्र में ठीक ऊपर 90 अंश के ऊपर का कोण बनाती है। और क्या करती है? 90 के ऊपर का कोण बनाती है। तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि भूकंपीय तरंगें कैसे होती हैं। पी इस स्थिति में चलती है, एस स्थिति में चलती है। अब मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि कौन सी तरंग ऐसी जो ठोस द्रव गैस में बहती है, कौन सी ऐसी जो केवल ठोस में चलती है, कौन सी ऐसी जो केवल धरातल पर चल सकती है। तो ये थोड़ा सा, क्या आप लोगों ने भूकंप के विषय में पहले किसी चैप्टर में पढ़ा है? ज्योग्राफी में बताइए कौन सी क्लास में भूकंप या ये सारी चीजें हैं, बताइए आप मेरे को। देख लिया आप लोगों ने? यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, उम्मीद करता हूँ शायद नहीं हो। चलिए, अब इसके आगे बात करते हैं इसी में। भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव्स। आखिर में भूकंपीय तरंगे होती क्या हैं, कैसे उनका नेचर है, कहाँ तक वो गति कर सकती हैं, कैसी उनकी स्पीड रहती है, कैसे उनको माप सकते हैं, उनका जो कर्व है वो कैसा बनता है, कितने प्रकार की होती हैं, धरातलीय अलग हैं या फिर इंटरनल की अलग हैं। इन सभी पर जो है हम अपने इस लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से गौर कर कर हम लोग इनको देखने वाले हैं। कह रहे हैं कि सभी विभिन्न भूकंप स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में आते हैं। कह रहे जितने भूकंप कहाँ थे? स्थल मंडल, यानी कि स्थल मंडल को बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक, इसी अध्याय में आप अगले पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ोगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई के भाग को कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि जो आपका लिथोस्फीयर है आप कहाँ बताएंगे, तो पृथ्वी की ऊपरी परत से लेकर, यानी कि जिस पे हम रहते हैं उससे 200 किलोमीटर तक नीचे को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं?
लिथोस्फीयर हम लोग इसको बोलते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि भूकंपापी यंत्र सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों का अभिलेख करता है। तो सिस्मोग्राफ से क्या होता है, हम लोग क्या मापते हैं, पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंप को मापते हैं, यानी कि भूकंप मापी यंत्र का क्या नाम है, तो भूकंप यापी मंत्र का नाम है सिस्मोग्राफी। भूकंप तरंगों का अभिलेख वक्र हम उसको कर्व कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम उसको, कर्व कहते हैं। करता है, यानी कि जो ये कर्व है इसमें आपकी 3 अलग अलग प्रकार की जो बनावट है उनको दिखाता है। एक है बुनियादी तौर पर तरंगे जो आपका भूगर्भिक आपका होती है, जो बॉडी वेव्स हैं, और दूसरी है धरातलीय, यानी कि जो आपके सरफेस वेव तरंगे हैं। तो बेसिकली भूकंपीय तरंगे आपका कितने प्रकार की होगी, 2, यानी कि भूगर्भिक यानी कि ऐसी तरंगे जो पृथ्वी के अंदर गति करती हैं, दूसरी ऐसी तरंगे जो पृथ्वी के बाहर पर आपका गति करती हैं, अब उनको कह सकते हैं। चलिए, भूगर्भीय तरंगे उदाहरण उद्गम क्षेत्र ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे धरातलीय सेल के अंतःजो क्रिया के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं और उन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। धरातल का साथ चलती हैं और तरंगों का वेग अलग अलग होता है, क्योंकि वो अलग अलग घनत्व से गुजरने पर परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जब वेव आपकी चलती हैं तो जिस मीडियम में, जिस पदार्थ में जाएंगी, लिक्विड में जाएंगी तो स्पीड अलग हो जाएगी, ठोस में जाएंगी तो अलग हो जाएगी, गैस में जाएंगी तो अलग हो जाएंगी, किसी और चीज में जा रही हैं तो उसमें क्या हो जाएगी, अलग। कोई भी अगर मैटर है तो उसकी 3 ही अवस्था तो बताई गई है हमें, क्या, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही तो है, या तो कोई पदार्थ हमको ठोस में मिलेगा, या लिक्विड में मिलेगा, या फिर गैस में मिलेगा। ठीक, पदार्थ के घनत्व की विभिन्नता के कारण परिवर्तन, रिफ्लेक्शन और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, तो आपको क्या मिलेगा, इन कारण की वह आपका दिशा बदल देता है। तो सब दिशा परिवर्तन करने के लिए परावर्तन और अपवर्तन, ये इसके लिए क्या है, मुख्य रूप से आपका क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो एक बार आप थोड़ा सा गौर करके देखिए कि इस पूरे के लिए जितनी भी आपको तरंगे दिखाई देती हैं, इनके लिए उत्तरदायी कौन है और कैसे हम लोग इनको उत्तरदायी मान सकते हैं और कैसे हमको ये उत्तरदायी आपका दिखाई भी पड़ती हैं, इन सभी पर हम लोग गौर करके एक एक करके हम लोग अपनी बात भी करेंगे। चलिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, कोई चीज समझ नहीं आई देख सकते हैं बच्चों, नहीं तो हम लोग कल इसमें बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबने देख लिया, एक बार गौर कीजिए और थोड़ा सा ये लिखिए, आप इसको हैंड राइटिंग में, नोट में, कहीं भी किसी भी रफ पेपर पे या नोटबुक में, जहाँ भी आप लोग कॉपी करते हो, सबसे पहले लिखिए कि लिथोस्फीयर क्या है। तो स्थल मंडल के पृथ्वी के धरातल से 200 मीटर तक की गहराई वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं, भूकंपीय सिस्मोग्राफ की सतह पर पहुंचने वाले अभिलेख करती है। देख लिया, लिख लिया आप लोगों ने। दूसरा लिखिए, भूकंपी यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। सिस्मोग्राफी अगर पूछ ले कि भूकंप को मापी यंत्र का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए भूकंप यापी यंत्र का जो नाम है वो आपका सिस्मोग्राफ है। देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें, इसमें कुछ तरंगे हैं। अब कह रहे हैं कि जो आपका भूगर्भिक तरंगे 2 प्रकार की होती है, इन्हें पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। क्या कहते हैं, पी वेव्स और
एसबेप यानी कि प्राथमरी और सेकेंडरी जो भी आपकी तरंगे हैं, ये बेसिकली कहाँ मिलती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले तो ये आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही चलती हैं, यानी कि ये धरातल पर आपका नहीं चलती। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या पी तरंगे आपके धरातल पर चलती हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं। पूछ लिया जाए क्या आपका एस तरंगे धरातल पर चलती हैं, एस को हम सेकेंडरी भी कहते हैं। किसी की स्पीड ध्वनि की गति के अनुसार है, ठीक है, तो किसी की कैसी, तो ये मैं सब आपको कल मैं आपको नोट फॉर्म में लिखा दूंगा और उसी के माध्यम से मैं आपको एक एक करके आपका समझा भी दूंगा। ठीक है, देख लिया? चलिए, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं क्योंकि चैप्टर खत्म नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हमने स्थल मंडल को पढ़ा। स्थल मंडल के बाद हमने देखा कि किससे भूकंप तरंगे मापते हैं, कितने प्रकार की भूकंप तरंगे हैं, कौन सी तरंगे आपका भूगर्भिक हैं, कौन भी धरातलीय हैं। पी और एस को देखा, जिनकी प्रकृति के बारे में कल पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।